नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अगले साल से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ ही हिंदी माध्यम से भी की जा सकेगी। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है, जो मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में लागू पाठ्यक्रम का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रभाषा हिंदी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हमारी सरकार इस दिशा में लंबे समय से काम कर रही थी। शिक्षा के माध्यम से अब एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा में भी की जाएगी। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से की जाने वाली मेडिकल की पढ़ाई में दिक्कत होती है। छात्र छात्राओं की ओर से मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराने की मांग भी की जाती रही है और अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा फैसला लिया है। हम लोग 12 बजे शुरू करेंगे अपना प्रोजेक्ट, ठीक है, इसी इशू पे। फिर तुम जैसे ही रहना मेरे कॉन्टेक्ट में विकास सब लोग गए, साइड में लोग रहेगा, 12 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे, बीच में जैसे ही आ जाएंगे तो हम लोग उनको उनसे क्या ठीक है, इतना टाइम तो होगा। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश सबसे पहला वो राज्य बना जिसने ये घोषणा की कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी की जा सकेगी और ऐसे में खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे भोपाल में हितेश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल से। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, पाठ्यक्रम को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर सीधे पहुंचे हुए थे खुद केंद्रीय गृह मंत्री और ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होगी। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा, हितेश? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर 3000 से ज़्यादा संख्या है एमबीबीएस के छात्रों की, जिनकी पढ़ाई अब हिंदी में होने वाली है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसकी पहल कई पिछले 1 साल से लगातार वो कर रहे थे और लगातार जिस तरीके से दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष छाना ने भी इसकी कवायद की थी, तो कहीं ना कहीं जिस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अब जो इंग्लिश में पहले पढ़ाई हो रही थी और अब हिंदी की कवायद यहाँ पर राज्य सरकार ने की है, तो कहीं ना कहीं ये जो मेडिकल के छात्र, जो एमबीबीएस के छात्र हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। जी देखिए, ये घोषणा तो कर दी गई है सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कि एमबीबीएस की पढ़ाई अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी छात्र कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए बाकायदा पाठ्यक्रम भी तैयार करना पड़ेगा। कौन वो लोग होंगे जो इस पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, कितने सदस्यीय वो टीम होगी जो इसकी तैयारियों में लगी हुई है? हितेश, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए हितेश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हितेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के यहाँ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में भी अब एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हो सकेगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने ये घोषणा की थी कि एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश के साथ हिंदी में होगी और अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने भी ये कह दिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 4 विशेषज्ञों की टीम भी गठित कर दी है जो मध्य प्रदेश जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से यहाँ का पाठ्यक्रम तैयार कर रही है एमबीबीएस को लेकर के, इस सब के बारे में जानकारी लेगी और उसके बाद उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा और कि एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश के साथ हिंदी में भी। ऐसे कई छात्र हैं जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र है, शिक्षा ज़्यादातर हिंदी में होती है और ऐसे में उन छात्रों के लिए ये अहम और बड़ी पहल होगी जो हिंदी में भी एमबीबीएस डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाएंगे। सीधे तौर पर इससे छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। हितेश, बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से कि इंग्लिश के साथ हिंदी में भी एमबीबीएस की पढ़ाई होगी, लेकिन इसके पहले तमाम तैयारियां भी करनी आवश्यक होंगी कि आखिरकार किस तरीके से यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, किन लोगों को इसका जिम्मा सौंपा गया है यहाँ पर? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से पूरी टीम इसमें गठित की जाएगी और जिस तरीके से मेडिकल के जो छात्र हैं उनके अनुरूप ये हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने की टीम इसमें बनाई जाएगी और जो पूरी टीम है वो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करेगी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने खाका तैयार किया है जिसमें मेडिकल के भी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी।
ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भारत में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड में भी पदयात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड दौरे पर हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की है। इस दौरान हमारे सहयोगी हितेश त्यागी से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की पद यात्रा ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दे शामिल होंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है केरल के और तेलंगाना में। अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर भी अब पद यात्रा शुरू होने वाली है। और उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं देवेंद्र यादव, जो कि प्रभारी हैं। उनसे हम कुछ सवाल जानेंगे। सर, पहला सवाल है, जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं केरला में जिस तरीके से जन समर्थन देखने को मिला, क्या उत्तराखंड में भी इस तरह का देखने को मिला? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज 5 स्टेट्स में ये यात्रा गुजर चुकी है। अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, क्योंकि मुद्दे राष्ट्रीय हैं, मुद्दे बेरोजगारी है, मुद्दे जो आज जिस तरीके से सांप्रदायिकता अपने चरम पर है, उन सब मुद्दों को लेकर ये यात्रा चल रही है। और इसको जहां अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का भी ये फर्ज है कि इस यात्रा के संदेश को हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। उसी संदर्भ में आज हमारी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग थी। उसमें ये चर्चा की गई किस तरीके से इस यात्रा को सफल बनाया जाए, किस तरीके से इसको यात्रा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि राहुल जी का दौरा उत्तराखंड से नहीं होकर गुजरेगा, लेकिन उस यात्रा का मैसेज ज़रूर लोगों तक होना चाहिए। उसी को संदर्भ में आज की ये मीटिंग रखी गई थी। और हम इस यात्रा का आयोजन 7 से 9 तारीख तक पहले चरण में करने जा रहे हैं, फिर 14 से 19 में दूसरे चरण में करेंगे, और नवंबर और दिसंबर में इस यात्रा को गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तराखंड के जो भौगोलिक मुद्दे हैं वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं और लगातार हर मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के अंदर ये पद यात्रा निकाली जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ हितेश त्यागी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट नामक देश के बड़े किसान संगठन ने हरिद्वार जिले के लक्सर की जमीन से देश में किसान आयोग की मांग करने जा रहे हैं। भानुगुट से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी के मुताबिक आज लक्सर स्थित चंदन पैलेस में किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु सिंह का आगमन होने जा रहा है, जिसे लेकर पदाधिकारियों ने खासा रूट प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक 2 बजे लक्सर के एक पैलेस में किसान महासभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों किसानों की तादाद इकट्ठा होने का अनुमान है। आपको बता दें कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान यूनियन से जुड़े भानुगुट के वही किसान नेता हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय तक चलने वाले किसान आंदोलन के दौरान देश विरोधी ताकतों को टक्कर देकर अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। खबर लक्सर से, जहां लक्सर में सीएम हेल्पलाइन के जरिए 29 जून को गलत दस्तावेज तैयार करने को लेकर के शिकायत दर्ज की गई थी। दरअसल किसान सेवा समिति लिमिटेड में तैनात कर्मचारी अमिता नामक लिपिक ने गलत रसीद काटकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। जांच में आरोपी को दोषी पाया गया, थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी कर्मचारी के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। में समिति सरकारी समिति है, उसकी जांच रिपोर्ट आई थी। जांच के बाद उसमें एक मुकदमा उनके खिलाफ किया गया है, गवर्नमेंट का मुकदमा कायम किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उसमें कार्रवाई। तो लक्सर की ये खबर है, जहां किसान सेवा समिति लिमिटेड में फर्जीवाड़ा किया गया है। आपको बता दें कि कर्मचारी को इस मामले में दोषी पाया गया है। धारा 420 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोप ये लगाए गए हैं कि गलत तरीके से रसीद काट करके यहां फर्जीवाड़े के पेपर तैयार किए गए और अब आरोप सिद्ध होते ही 420 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय पूंजी जुड़ गए हैं। संजय, किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था और ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है? किसी एक व्यक्ति ने शिकायत की, लेकिन क्या इस तरीके का फर्जीवाड़ा पहले से हो रहा था?
बता दें लक्सर क्षेत्र का मामला है, जहां काफी समय से एक किसान सिलिप में फर्जीवाड़ा हो रहा था, जिसको लेकर एक व्यक्ति द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। हालांकि इस व्यक्ति पर अब धारा 430 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल इस व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। साफ तौर पर कहना है कि इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से रसीद काट कर यहाँ पर कई तरह का घोटाला किया है। हालांकि इसको लेकर अब जो लखतर पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या किसी की गिरफ्तारी की गई है या सिर्फ मामला दर्ज किया गया है? देखिए, जिस तरह से सीएम हेल्पलाइन पर ये कंप्लेन की गई थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं लखतर कोतवाली क्षेत्र में ये मामला दर्ज किया गया है और कहा जा सकता है कि अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जिस तरह से दोषी पाया जाएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संजय, क्या इस तरीके के पहले भी कोई मामले दर्ज किए गए हैं सीएम हेल्पलाइन नंबर पर? क्या पहले भी इस तरीके की शिकायत की गई है कि ऐसा फर्जीवाड़ा यहाँ चल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि लखतर में ही नहीं, हरिद्वार जिले में कई ऐसे पहले भी मामले सामने आए हैं जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। हालांकि सबसे पहले इस व्यक्ति द्वारा पुलिस में कंप्लेन दी गई थी, उसके बाद जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उसने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराया। उसके बाद अब आगे कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इनके मान सम्मान की रक्षा करना अगर किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उत्तराखंड में उनके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का एक इतिहास बना है कि सरकार यहाँ रिपीट नहीं होती थी, यहाँ रिपीट हुई है, प्रचंड बहुमत की बनी है। हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाई है, वहां भी भाजपा की सरकार विकास के लिए हिमाचल के लोग बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ना आपने जो साफ तौर पर यहाँ कह रहे थे कि जिस तरीके से उत्तराखंड में ये भ्रम, ये रिवाज में परिवर्तन आया है कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे उत्तराखंड में तोड़ दिखाया है और अब बारी हिमाचल की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं, ये सौभाग्य की बात है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लक्सर के भीकमपुर की, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। वहीं छापेमारी के दौरान आरोपी शराब तस्कर गन्ने के खेत का फायदा उठा करके फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। शराब तस्करी का ये पूरा मामला और ऐसे में गिरफ्तारियां भी हुई है। लक्सर की एक खबर है भीकमपुर की, जहां शराब तस्करी के मामले में लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि आरोपी है कुछ फरार भी है जिनकी तलाश की जा रही है। मुझे प्राप्त हुई थी कि जो है कहीं शराब, कच्ची शराब बन रही है। इस पर जो है भीकमपुर चौकी प्रभारी द्वारा मैं जाने की दबिश दी गई, तो उसमें 40 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। लेकिन वो जो आरोपी था वो वहां से मौके से फरार हो गया। इसमें तलाश जारी है और उसमें अभियोग मुकदमा कायम हो चुका है, उसकी तलाश जारी है। खबर रुड़की से, जहां पिरान कलियर पुलिस ने एक महिला तस्कर को 5.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के सामने उसे पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रुड़की सीओ विवेक कुमार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लगातार रुड़की और आसपास के देहात क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पहले भी नशे के इंजेक्शन और अवैध स्मैक पर कार्रवाई हुई है, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि क्षेत्र की जनता नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस का सहयोग करे। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे रुड़की क्षेत्र में भी और कलियर क्षेत्र में भी, दोनों में लगातार जो है कार्रवाई नशे के खिलाफ जो है वो की जाती रही है। तो कल भी एक महिला जो है वो पहले से पूर्व में रानीपुर क्षेत्र में भी उसकी गतिविधियां थी, तो कल एक महिला को जो है स्मैक के साथ पकड़ा गया है। इससे पूर्व भी 2-3 बार जो हमने 150 ग्राम, 100 ग्राम और इंजेक्शन जो है उस पर कार्रवाई की है। तो मेरी यही अपील है कि लगातार जो आमजन है वो भी सूचना नशे के खिलाफ जो है वो दें और आप सबका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। और मैं इस बात की भरोसा आपको दिलाता हूँ कि इस पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई इसमें।
और अब बात हरिद्वार की, जहां जिले में एक और विकास प्राधिकरण अवैध कॉलोनियों पर लगातार बुलडोजर चला रहा है, तो वहीं अब सरकारी जमीन में रह रहे लोगों को भी हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने नोटिस थमा दिया है। HRDA ने 30 अक्टूबर को नोटिस भेजा, जिसमें 15 दिन के अंतराल में बस्ती खाली करने के लिए कहा गया। बस्ती वालों का कहना है कि हम 20 सालों से रह रहे हैं, हमारे आधार कार्ड, बिजली का बिल, सभी दस्तावेज यहीं के हैं और अब अचानक से नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बस्तियां ना उजाड़ी जाएं, जिसके चलते बस्ती वालों ने कलेक्ट्रेट जाकर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में ADM को ज्ञापन सौंपा है। बहरहाल नोटिस मिलने के बाद बस्ती में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो पूरा मामला है विकास प्राधिकरण से संबंधित है। विकास प्राधिकरण ने हम लोगों को नोटिस दिया है और ये कहा है कि ये हाई कोर्ट के आदेश है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस कॉलोनी के अंदर कम से कम 20 वर्षों से निवास करते चले आ रहे हैं। हमारे मूल निवास यहाँ के बने हुए हैं, हमारा जाति प्रमाण पत्र यहाँ का है, हमारे बिजली का कनेक्शन यहाँ का है और हमें शौचालय तक की सुविधा भी सब गवर्नमेंट द्वारा यहाँ मिली हुई है। अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, जब उन्होंने कहा था कि मलिन बस्ती को उजाड़ा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं मलिन बस्ती को उजाड़ा जाएगा, उधर आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से जो है हमारे पास नोटिस दे दिया, हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। हमारी सरकार से यही विनती है, यही गुजारिश है कि हमें भी विष्णु लोक कॉलोनी के आधार पे पट्टा आवंटन किया जाए। जैसे इन लोगों को 240 फुट का पट्टा दिया गया लगभग, जैसे 540 फुट का जाए। और उस समय हमारे पास प्रमाण है, ये बेचल का हम दिखा रहे हैं। बेचल ने हमसे वादा किया था कि हम आपको ये पट्टा देंगे जब ये आपसे ज़मीन खाली कराएंगे। आज हमें बिना जो है पट्टा दिए हुए हमसे जो खाली कराया जा रहा है। उधर सर्दी का मौसम, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करें बताओ। सहयोगी संजय पुंजीर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जो लोग 20 साल से रह रहे थे, अब वो जमीन अवैध हो जाती है, तो सवाल यहाँ प्रशासन पे खड़े होते हैं कि आखिरकार 20 साल तक प्रशासन सोता क्यों है? जब लोग अपना घर बना लेते हैं, आशियाना बना लेते हैं, तब उन्हें वहां से हटाने के नोटिस थमा दिए जाते हैं। देखिए, आपको बताते हैं हरिद्वार जिले में लगातार हरिद्वार विकास प्राधिकरण तमाम अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अब हरिद्वार विकास प्राधिकरण की आगे की कार्रवाई है, क्योंकि लगातार उनका यह कहना है कि जो भी सरकारी भूमि होगी उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। ताजा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां पर अहबाब नगर कॉलोनी में बीते दिनों से ही लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर जा रहे हैं और वहां के रह रहे लोगों को नोटिस दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इस कॉलोनी को खाली किया जाए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद अब लगातार वहां रह रहे लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि हमारी टीम जब वहां पहुंची तो साफ तौर पर उनका कहना है कि करीब 20 साल से यहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे पास राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, तमाम जो लोगों के पास होना चाहिए वो सब उनके पास है। इसके बाद भी उनको यहाँ जमीन खाली कराने के लिए कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन इन पर किस तरह की कार्रवाई करता है और यह लोग अब अपना ठिकाना कहाँ पर बनाएंगे। मीनाक्षी, यानी कि यहाँ पर शिफ्ट करने के जैसा कुछ नहीं होगा, साफ तौर पर इन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा और आने वाले वक्त में देखने को भी मिल सकता है कि यहाँ लोग उग्र हो जाएं, प्रदर्शन करें। बिल्कुल, अभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहना है कि 15 दिन का अल्टीमेट इनको दिया गया है। अगर इसके बाद ये लोग खाली नहीं करते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहाँ रह रहे लोग काफी आक्रोशित है, क्योंकि लगातार कभी विधायक तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सीधा इनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को भी इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। हालांकि किस तरह से इनकी मदद हो पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। संजय, आप बने रहे हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। हरिद्वार के रोशनाबाद के नवोदय विद्यालय में 10वीं क्लास में पढ़ने वाला एक छात्र 12वीं क्लास के छात्र को मारने के इरादे से स्कूल में तमंचा और कारतूस लेकर पहुंच गया। गनीमत ये रही कि समय रहते दूसरे छात्रों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने प्रिंसिपल को मामले की जानकारी दी। छात्र के बैग की तलाशी ली गई, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद छात्र के खिलाफ सिडकुल थाने में केस दर्ज किया गया है।
ये बेसिकली एक दो छात्र थे, इसमें एक 10वीं क्लास का था और एक 12th क्लास का था। इनका कुछ माह पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें इसको लेकर जो है ये मनमुटाव चल रहा था। और बच्चा जब अपने घर गया था, बीच में अपने गांव गया था, तो वहाँ से वो एक तमंचा वहाँ से लेके आ गया था। जो अन्य छात्रों को जब पता चला तो उसकी शिकायत हुई। शिकायत पर पुलिस ने जो जाके पूरी जाँच करी और ये पूरा प्रकरण खुला इसमें। अब बच्चा कहाँ से लाया और इसकी क्या नियत थी, इस संबंध में अभी आगे की जाँच इसमें। देखिए, समझ में आया कि मेरे विश्वविद्यालय में आगमन से पूर्व कक्षा 12वीं छात्रों द्वारा इस बच्चे के साथ कोई मारपीट की गई थी और उसी आक्रोश में वो बच्चे को डराने धमकाने के लिए लेके आए। तो अवैध असला बरामद हुआ, उसकी सूचना मेरे द्वारा माननीय डीएम साहब को दी गई। उसके पश्चात मैं थाने में उसको जमा करने गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि बच्चा भी लेके आइए, जिसे लेकर उसके अभिभावक बाद में थाने पहुंचे। सहयोगी संजय का रुख करेंगे। संजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आखिरकार ऐसी क्या मारपीट हुई, ऐसी क्या दुश्मनी कि एक छात्र दूसरे छात्र पर हमला करने के लिए पिस्टल और कारतूस लेकर के स्कूल पहुंच गया? देखिए, दरअसल हरिद्वार की सिडकुल क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर नवोदय विद्यालय में एक 10वीं का छात्र 12वीं के छात्र को मारने के लिए तमंचा लेकर स्कूल में पहुंच गया। आपको बता दें, बीते कई दिनों से इन दोनों ही छात्रों में एक मनमुटाव चल रहा था, आपसी झगड़ा इनमें हुआ था किसी बात को लेकर, जिसके बाद 10वीं के छात्र ने ये ठान लिया था कि इस को देखना है, इसकी पिटाई करनी है, इसको मारना है, और इसी नियत से वो स्कूल में तमंचा लेकर पहुंच गया। हालांकि गनीमत रही कि जो गुनगुनाहट से लोगों को वहां पर पता लग गया और किसी तरह से यह तमंचा इससे बरामद कर लिया। हालांकि इस पर अब सिडकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे कार्रवाई की जा रही है। मीनाक्षी, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी छात्र के लिए? अब बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। किस बात को लेकर यह विवाद हुआ था और इतनी नौबत क्यों आई कि वो तमंचा लाना पड़ गया, इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है। हालांकि प्रिंसिपल का साफ तौर से कहना है कि जो और भी छात्र हैं उनको हिदायत दी, अगर इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीनाक्षी, क्या उस जो छात्र है 10वीं कक्षा का, उसके पक्ष को भी जाना गया? उसने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा? बिल्कुल, साफ तौर पर उसका कहना है कि कई दिनों पहले ही एक छात्र से उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसको लेकर वह बदले की भावना से वहां पहुंचा था। और साफ तौर पर उनका कहना है, उस छात्र का कहना है कि मैं सिर्फ इसको डराने के लिए आया था, इसकी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हालांकि इसको लेकर अब सिडकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मीनाक्षी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? पुलिस ने क्या कहा है, इसके संबंध में कोई जानकारी दी गई है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर तमाम जो झगड़ा था, जिन बातों को लेकर झगड़ा हुआ था, उन पहलुओं पर भी जांच की जा रही है, क्योंकि कई दिनों से ही इन दोनों छात्रों में एक मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद नौबत इतनी आई कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने पॉश सोसाइटी में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की जूर्स कंट्री सोसाइटी में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए मौके से 2 दलालों समेत 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 युवक हरिद्वार जिले के रहने वाले हैं, जबकि दोनों कारोबारी दिल्ली और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस ने देह व्यापार में धकेली गई 3 युवतियों को भी आजाद कराया। तीनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। उन्हें जिस्म फरोशी के लिए यहां बुलाया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया। देखिए, ज्वालापुर क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हो रही थी कि एक जो दिल्ली के कोई निवासी है, उनका कोई फ्लैट है जिस पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उस पर पुलिस द्वारा जो उसमें रेड की गई थी और उसमें जो है 5 लोग को इस पर गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 लोग जो लोकल हैं यहाँ पर और 2 लोग उसमें दलाल हैं जो अनैतिक देह व्यापार के लिए बाहर से पश्चिम बंगाल से युवतियों को लाए थे। चूँकि युवतियों एक तरह से उनके बयानों के आधार पर पीड़ित हैं और इस पर उस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसमें कार्रवाई की जा रही है।